जब अभी मेरे हैं 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, अगर मुझे 5 मिलियन करने में 5 साल लगेंगे, तो अगर मैं टिकटॉक पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और अपना यूट्यूब कंटेंट बनाता रहता हूँ तो वो 5 साल हाफ हो जाएंगे। ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है ये कहती है कि मेरा 5 मिलियन का टाइम हाफ हो जाएगा इफ़ आई एम एक्टिव ऑन टिकटॉक। मैंने अपनी लाइफ में किसी भी पढ़े लिखे इंडियन को या पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि नहीं यार ये सही हो रहा है, ये जो हमारे बीच में ये दुश्मनी चल रही है ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। ये बिल्कुल झूठ बात है कि पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से अच्छा है, नॉर्दर्न पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं किंग ऑफ व्लॉगिंग पाकिस्तान में। इनका नाम है इरफान जुनेजो। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू इतने काइंड इंट्रो के लिए। हाँ, क्या इसमें ज़्यादा लंबी करता, सोचने वाली बात है ना। हाँ लंबी अब करेंगे, हाँ चलें, अब करेंगे लंबी। देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने ये चीज़ बोली है बेसिकली, और मैं सोच रहा हूँ उसको मैं स्टार्ट में ही ब्रेक कर दूँ। मेरे पास जितनी भी पूरी टीम है ना, फंसी है, ये साथ में इरफान बैठा हुआ है, फिर उसके बाद एक लड़का है हारून खलील, बिल्कुल जानते होंगे आप उस बच्चे। हारून को तो जानता हूँ। एंड देन इसके अलावा आगा साद है और भी हैं। तो उन सब की पहली इंस्पिरेशन, उन्होंने काम शुरू किया इरफान जुनेजो की वजह से। एडिट का काम उन्होंने शुरू किया इरफान जुनेजो की वजह से। अब तुमने जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। तुम्हें देखकर जो है 100 बंदा 150 बंदा इंस्पायर हुआ, और उनको देखकर हज़ारों बंदा, और आज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है एडिटर्स की, फिल्म मेकर्स की, सिनेमाटोग्राफर्स की, बगैर डिग्री वाले। डू यू नो दैट? मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन मतलब आप ट्रैक नहीं रखते मुझे। मतलब आप जैसे मैं हर प्लेटफॉर्म पे जब भी मौका मिलता है कहता हूँ कि मैं अगर यूट्यूबर हूँ तो वो केसी नाइस्तात की वजह से हूँ। तो बस आप अगर इस चीज़ के बारे में माइंडफुल हो जाए ना कि यार इतने लोग मुझे देख रहे हैं या इतने लोग मुझे इंस्पिरेशन कह रहे हैं, तो फिर प्रेशर आ जाता है बहुत फालतू का। वो प्रेशर फिर आपको काम नहीं करने देता कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। वीडियो एडिट करते वक्त, या आई एम श्योर ये एडिटर्स जो सुन रहे हैं उनके जहन में आएगा, वीडियो एडिट करते वक्त आपके जहन में ख्याल आ रहा है कि यार ये उतनी अच्छी नहीं बन रही जितने मेरे जहन में आइडिया था। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब आई एम अवेयर ऑफ दैम टू अ सर्टन एक्सटेंट, लेकिन उसके बारे में सोचना थोड़ा डेंजरस हो सकता है काम के लिए। हाँ, नहीं, एक नज़रिए से देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और लेकिन एक तरह से फ़ख्र भी होता होगा कभी कभी। लेकिन खैर, मुझे तो बहुत ज़्यादा ये बड़ी चीज़ लगी थी, और मैंने रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ किया है। आप बहुत टाइम बाद आपको ना एकदम इंडस्ट्री उभरती हुई दिखती है, तो आप जब सवाल करते हो ना, हाँ यार क्यों स्टार्ट किया था तुम, तो तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है, और तुम जो है वो न्यू कराची में रहते हो और तुम्हारे पास डिग्री नहीं है। तो मैं सिर्फ ये ट्रैक करना चाह रहा था, इट्स नॉट दैट कि न्यू कराची में प्रॉब्लम है। बाय द वे, नागन चौरंगी और न्यू कराची, ये पूरा एरिया ना आने वाले वक्त में हब बनने वाला है फ्रीलांसर्स का, बाय द वे। तो इसका एक रीज़न तुम भी हो, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी लड़कों से वहाँ पर मिला हूँ, और इसके अलावा जितने भी लड़कों से मिला हूँ, मेरे साथ जिन लड़कों ने काम किया एडिटिंग का, सब पीछे से इरफान जुनेजो, इंस्पिरेशन इरफान जुनेजो। मैंने बोला यार ज़बरदस्त, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। सोचते नहीं है माशाल्लाह से हम लोग, लेकिन ये है कि कंटेंट क्रिएशन की एक बहुत बड़ी पावर है, और अब जाकर जो है ना कुछ टाइम लगता है और चीज़ें खुलकर आते हैं। नहीं, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि लोग इन लफ्ज़ों में याद रख रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो वाला जो ट्रेंड है ना, वो परसेंटेज बहुत कम है जो अब जो मुझे ट्रेंड नज़र आ रहा है। पहले जब मैंने शुरू किया था, शायद मुझसे लोग इसलिए इंस्पायर होते हैं क्योंकि मेरी जो जर्नी है वो सबके सामने डॉक्यूमेंटेड है। ये कहाँ से स्टार्ट किया, कौन सा कैमरा, कौन सा इक्विपमेंट, सारी चीज़, फिर कैसे कैसे चीज़ें होती रहीं, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बोल देता हूँ भाई मेरा चैनल है, उस पर आप पूरी जर्नी देख सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो डॉक्यूमेंटेड है कि हाउ एवरीथिंग वेंट, अच्छी भी बुरी भी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने हमेशा एक चीज़ पे फोकस करने की कोशिश की, विच हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड माई करियर इन अ नेगेटिव वे, कि मेरी पहचान, आई डोंट वांट बी फेमस जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग फेमस। फॉर एग्जांपल कार्डाशियंस और ये लोग, ये फेमस हैं बिकॉज ये फेमस है, लेकिन आई थिंक ये फेमस होना चाहते थे, हाँ, कह सकते हैं।
लेकिन आई थिंक ये कल्चर अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग जो भी मैं देखता हूँ दे आर फेमस बिकॉज दे आर फेमस. मतलब ज़रूरी नहीं है कोई स्किल हो, कोई टैलेंट हो. समटाइम्स यू जस्ट लाइक द पर्सन, बट मेजॉरिटी यही है कि वी जस्ट वांट गो वायरल. यू टिकटॉक भी मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ, टिकटॉक पे भी जो भी क्रिएटर्स आ रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार मेरी वीडियो फॉर यू पेज पे आ जाए, मेरी वीडियो को टिकटॉक वायरल करे. तो एवरीबडी इज़ रनिंग आफ्टर दिस फेम कि हमें बस लोग हमें जाने पहचाने. क्यों पहचाने, नो बडी एक्चुअली नोस कि क्यों हमें जाने. तो आई थिंक ये मैंने एक नया वो देखा है फिनोमेना जो इससे पहले मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया था, कि हम फेमस हों बिकॉज वी वांट टू बी फेमस. नो रीज़न, नो टैलेंट. ये नहीं कि हम फेम, मेरे नज़रिए में, मैं शायद थोड़े पुराने ख्याल का हूँ, तो मुझे लगता है कि फेम इज़ ऑलवेज, फेम मनी ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू. जॉब वेल डन. हाँ. लेकिन अब इसका थोड़ा उल्टा हो गया है कि द होल रीज़न ऑफ स्टार्टिंग एनीथिंग इज़ फेम. दैट्स वेरी सैड. और मेरी नज़र में ना ये लॉन्ग टर्म भी नहीं है, क्योंकि हम तो क्रिएटर हैं, हम लोग एक ज़माने से बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमें पता है कि यार क्या चीज़ लॉन्ग टर्म है, क्या चीज़ नहीं है. और मैंने तो ऐसे काम भी किए हैं जो कि शॉर्ट टर्म थे, ठीक है, और देख लिया नहीं यार ये तो शॉर्ट टर्म है, बाद में रियलाइज़ होता है आपको. इसके लिए अगर कोई भी नया क्रिएटर है ना, ठीक है, आप बनना चाहते हैं कंटेंट क्रिएटर, तो अली अब्दाल को देखें यार प्लीज़, ठीक है. वो उस बंदे ने जिस तरह से मुझे अपनी वीडियोस के थ्रू सिखाया है ना, कि भाई हर चीज़ के पीछे ना सोचना पड़ता है, हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अर्ली लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, कि आप मुझे अपने ज़रा थोड़ा बचपन के बारे में बताएं, क्योंकि करते क्या थे आप? मेरा बचपन, मेरी पैदाइश कराची की है. पैदा हुआ था मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद. ज़िंदगी के पहले 5 साल नॉर्थ नाज़िमाबाद में गुजारे, और उसके बाद हालात ऐसे थे, रिलेटेबल थोड़ा सा ना, उसके बाद हालात ऐसे थे कि घर वालों ने फ़ैसला किया कि हम कोई सेफ़ जगह मूव हो जाते. तो फिर हम मलिर कैंट मूव हो गए 95 में, और उस वक्त मलिर कैंट बिल्कुल जंगल. 95? हाँ. तो उसके बाद से मैंने सारी अपनी लाइफ मलिर कैंट में ही गुजारी है. वो मेरा कंफर्ट जोन है, इसलिए मुझे शायद ये ज़्यादा फील होता है, ये स्नैचिंग वगैरह, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ तो क्राइम ज़ीरो है. तो ज़ीरो क्राइम से आप चौकी क्रॉस करते हैं और कराची में आते हैं. मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता. हाँ. बहुत ज़्यादा मसले आ जाते हैं, लेकिन हाँ है. हाँ, अच्छी बात है भाई यार, बहुत अच्छी बात है. तो ये मेरी अर्ली लाइफ थी. हमेशा से मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था. कोई भी स्पोर्ट हो, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, फिर फुटबॉल की तरफ रुझान बढ़ने लगा हमेशा. फिर जब थोड़ी बहुत समझ बूझ आई तो यही ख्वाब था कि यार फ़ुटबॉल खेलनी है प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे, इंटर करेंगे, और उसके बाद यूके चले जाएंगे, वहाँ प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाएंगे. अरे वाह, लेकिन तो बड़ा अच्छा गोल है. हाँ. और अच्छी डायरेक्शन है, बड़ी हैवी डायरेक्शन है. इसी वजह से मैं कभी कोई बुरी आदतें नहीं लगी, कोई सिगरेट, कोई ऐसी वेब शेप, हाँ, ये नहीं लगी, क्योंकि मेरे सामने मेरा गोल था भाई मुझे फ़ुटबॉलर बनना है. लेकिन जब इंटर किया तो अम्मी ने बोला कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कहीं भी भेजना, जो है यहीं है. और उस एज में 18-19 की एज में आपको इतनी समझ होती है कि ये टोपी नहीं है, यू कैन एक्चुअली सी कि पॉसिबल नहीं होगा. तो फिर उस पॉइंट पे आई वाज लॉस्ट. मुझे नहीं पता था कि मुझे अगर ये नहीं है तो फिर करना क्या है. तो मैंने जिस यूनी का नाम सुना था जो कि अच्छी है, मैंने उन सब में एडमिशन टेस्ट दिया. CBM में हो गया, इकरा में हो गया. मैंने CBM चूज़ कर ली क्योंकि इकरा में हुआ था मीडिया साइंसेज में. अब मैं हाइंडसाइड में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे इकरा ही जाना चाहिए था, क्योंकि मेरी शौक़ की चीज़ थी. लेकिन मुझे लगा कि यूनी का नाम बड़ा है तो मैं CBM जाता हूँ. CBM गया, और CBM मैंने ज्वाइन किया 2018 में. और 2020 में मेरा दोस्त था एक फ़तेह, फ़ोटोग्राफी करता था, उसके थ्रू कैमरा मैंने डिस्कवर किया. और उसके बाद फुटबॉल के बाद जो दूसरी चीज़ का मुझे शौक़ हुआ प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता वो 2008 में 2008 हाँ सॉरी 8. सो 2010 में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू फोटोग्राफी. फिर फोटोग्राफी से होते मतलब उस ज़माने में याद है वो फोटोग्राफी के कितने पेजेस चलते थे फेसबुक पे. मेरे जितने भी दोस्त थे ना, इसके हाथ में DSLR आया. एक मेरा दोस्त है नवाज, तो उसने शाह फोटोग्राफी, सारे पूरे घर की, अपने घर की फोटोग्राफी कर रहा है, सारे दोस्तों की कर रहा है.
नाम बना लिया उसने और वो चल रहा है यार। क्या दौर था यार फेसबुक पर वो। मैं उस वक्त बहुत रेयर होता था आपके पास DSLR हो। और वो क्या कहते हैं, पहली तो पिक्चर वो होती थी ना सबकी, मिरर के सामने जो लेकर, मिरर के सामने क्या वाली। बात है यार। तो मैंने जब फोटोग्राफी मैंने 2010 में शुरू की, तो 2010 में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये बहुत महंगा शौक़ है, मज़ा आ रहा है लेकिन महंगा है। तो फिर गली मोहल्ले के बच्चों को बोल के मैं तुम्हारी 500 रुपये में 5 तस्वीरें खींचूँगा। इस तरह मैंने थोड़े बहुत पैसे जमा करके लेंसेज अपग्रेड किए। फिर 1-2 शादियाँ, महंगी शादियाँ, अमीरों की शादियाँ फ्री में कवर की कि मेरा पोर्टफोलियो अच्छा लगे, क्योंकि अमीरों की शादियों में लाइट भी अच्छी होती है, ड्रेसेस अच्छे होते हैं, मेकअप अच्छा होता है, सीखने को भी बहुत मिलता है भाई। हाँ, तो फ्री में शादियाँ की तो पोर्टफोलियो बन गया। उसके बाद नॉर्मल शादियाँ कवर करना शुरू की, पैसे मिलना शुरू हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड किया गियर। और उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे इस काम में मज़ा नहीं आ रहा, और जिस काम के लिए मैं जिस चीज़ के लिए शुरू किया था, अगर मैं करता रहूँगा तो मेरा फ़ोटोग्राफी से दिल उठ जाएगा। तो उस टाइम तक मैं ग्रेजुएट कर चुका था, तो मैंने एक फ़ुटबॉल अकेडमी शुरू की, जिस क्लब के साथ खेलता था उसी की अकेडमी शुरू की। उन्हीं के लिए छोटी मोटी सोशल मीडिया की वीडियोस बनाता था। और ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी में, एडिटिंग में। कैसे? फुटबॉल क्लब की और फुटबॉल एकेडमी की वीडियोस बनाता था। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई स्विच्ड माय कैमरा फ्रॉम फोटो टू वीडियो। ओके। एंड देन आई जॉइंड स्नैपचैट। उसी टाइम में, ये 2013, 14, 15 की बात है, स्नैपचैट ज्वाइन किया, स्टोरीज़ बनाना शुरू की। मज़ा आ रहा था कि उस वक्त आप कैमरा रोल से अपलोड नहीं कर सकते थे, तो जो है वही दिखाना है, यू कैन नॉट फेक एनीथिंग। तो वो मैं दिखा रहा था और उसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर शक्ल दिखा के अपने, पहले तो शक्ल दिखाने में बड़ी झिझक होती है, मुझे भी बहुत होती थी। हाँ, तो पहले सिर्फ उस तरफ कैमरा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुंह की तरफ आया, तो फ़िल्टर के साथ आया, फिर फ़िल्टर भी हट गया। जैसे जैसे कंफर्टेबल होता गया, फिर कोइंसिडेंटली आई डिस्कवर्ड केसी नेस्टैट। और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि भाई एक काम तो मुझे करने में मज़ा आ ही रहा है, ये स्नैपचैट। दूसरा, मुझे वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी का शौक़ हो रहा है, तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ। अक्टूबर 2016 में यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम आया था पाकिस्तान में, और उस वक्त कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो घर में बैठे हुए मैंने सुना कहीं से या ऑनलाइन पढ़ा कि यार 1000 व्यूज़ पे $1 मिलता है। मैंने बोला यार ये मुझे शौक़ तो है ही, पैसे भी थोड़े बहुत बन जाएंगे। तो 1 जनवरी 2017 को एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन समझ के मैंने अपना चैनल शुरू किया, वीडियोज़ बनाना शुरू की। मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन काम करती है, कुछ लोगों के लिए तो काम करती है भाई, मतलब मेरे लिए तो काम नहीं की। तो इस तरह ये थी मेरी अर्ली लाइफ, इस तरह मैं यूट्यूब में आया। क्या स्टोरी है। लेकिन बेसिकली हमने इरफान जुनेजो को देखा 2017 में, तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि मेरी पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कराची वाइन्स के पीछे। कराची वाइन्स एक हादसाती तौर पर बन गया था। इंटरनेट की समझ तब आई जब, क्योंकि यूट्यूब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो कंटेंट क्रिएशन का नाम ही नहीं था। इवन तो यूट्यूबर भी नहीं पता था कि हम यूट्यूबर हैं, ये वर्ड ही नहीं था। तो फिर ना उसको हमने जेन्युइनली सीरियस इतना लिया नहीं था। लेकिन जब तुम आए ना, तो तुम्हारे आने के बाद मैंने एक साल बाद नोटिस किया कि यार बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं इसके पीछे, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, और फिर वो दिखता है अब माशाल्लाह से। मुझे लगता है कि मैं ना हमेशा से यूट्यूब कल्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा हूँ। यूट्यूब की अलग एक दुनिया है, अलग कल्चर है, तभी मुझसे ना किसी और प्लेटफॉर्म पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया। आज तक मुझे फेसबुक की नहीं समझ, फेसबुक पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है मुझे नहीं लगता। मेरी जो सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो फेसबुक पे गई होगी वो शायद उसके 8-9 लाख व्यूज़ होंगे। तो मुझे फेसबुक की आज तक समझ नहीं आई। इंस्टाग्राम चल रहा था जब तक फ़ोटोग्राफी चल रही थी, जब से रील्स आई हैं मुझसे वो भी समझ नहीं आया मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब की समझ होना, उसने मुझे यूट्यूब पे तो बहुत फ़ायदा पहुंचाया। समझ मतलब यूट्यूब मतलब आई जस्ट नो, मुझे एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी कि यूट्यूब कल्चर है, इस तरह इधर ऑडियंस बनाई जाती है, कम्युनिटी बनाई जाती है। लोग जब तक आपसे रिलेट कर पा रहे हैं, पीपल विल वॉच यू। जब वो रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो गई ना, तो फिर आप जो सिनेमाटोग्राफी कर लो, जो कर लो, लोग नहीं देखेंगे। तो वो एक रिलेटेबिलिटी का, मैं बस ये देखता था, मैं अपने आप से बार बार सवाल पूछता था कि भाई व्हाट अट्रैक्टेड मी टूवर्ड्स केसी नेस्टैट, क्यों देखता हूँ मैं इससे कहीं नहीं रिलेट कर पाता। न्यूयॉर्क में रहता है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, मैं इस अंकल को क्यों देख रहा हूँ। तो उसको जब मैं डिकोड करता था, रिवर्स इंजीनियरिंग करता था,
तो मुझे समझ में आता था कि यार हाँ मैं इससे कनेक्ट कर पाता हूँ, और मुझे बस आई सी माई सेल्फ इन हिम। तो मैंने वो चीज़ पकड़ ली कि जब तक लोग मुझ में अपने आप को देखेंगे, लोग मुझे देखेंगे। तो दैट रियली हेल्प विद माई चैनल। यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात बताई, क्योंकि यार ये बातें ना कहीं भी नहीं पता चलती हैं आपको। और पॉडकास्ट करने का मकसद ही यही है क्योंकि उससे मुझे भी समझने को बहुत ज़्यादा मिलता है। और मैंने अब जाकर ये रियलाइज़ किया है कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर बहुत मुश्किल काम है कि आप चारों प्लेटफॉर्म्स पर नेक्स्ट लेवल काम कर सको। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, फ़िलहाल ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। और मुझे नहीं लगता कि हर प्लेटफॉर्म पे आप नेक्स्ट लेवल आ सकते हो, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की साइंस काफ़ी मुख्तलिफ है। व्हाट डू यू थिंक? मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी बस ये है कि अब कि यूट्यूब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मैं अपनी मर्ज़ी का काम करूँ। मुझे मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ, ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ, और मेरी एक दोस्तों के साथ कॉन्वर्सेशन हुई, और वो उस कॉन्वर्सेशन ने ना एक सवाल निकाल दिया जो मैं अब हर क्रिएटर से, हर शख्स जो अपने आप को आर्टिस्ट कहता है ना, उससे पूछता हूँ। वो सवाल ये है कि अगर आज आपके अकाउंट में $10 मिलियन क्रेडिट हों, तो आप वो आर्ट बनाते रहेंगे जो आप अभी बना रहे हैं? इसका जवाब मैं सबसे पहले देता हूँ, अगर मेरे अकाउंट में $10 मिलियन क्रेडिट हों, मेरी ज़िंदगी से व्लॉग का लफ्ज़ डिलीट हो जाएगा। मैं कभी व्लॉग नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे व्लॉग बनाने में वो अब फुलफिलमेंट नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। मैं फूड डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाऊँगा, मैं अलग और चीज़ें बनाऊँगा। कभी इक्का दुक्का व्लॉग बना लिया, जो अभी भी इक्का दुक्का ही बनाता हूँ, लेकिन व्लॉग डिलीट हो जाएगा, नहीं बनाना मुझे व्लॉग। तो ये है। बाकी टिकटॉक मुझे लगता है दिल भर जाता है कभी कभी। हाँ, टिकटॉक मुझे लगता है बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको नई ऑडियंस ढूंढनी है, जिसने आपका कभी नाम नहीं सुना, जो आपको जानती भी नहीं है। और ये मैंने इस तरह सीखा, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी थ्योरी है बस ये, कि जितने भी बड़े बड़े टिकटॉकर्स थे मिलियंस वाले, वो यूट्यूब पे आए, और विद इन अ फ्यू डेज़ कम से कम उनकी 1-2 लाख की तो सब्सक्राइबर आ गए, अपने साथ लेके आए वो। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपकी टिकटॉक पे साइजेबल ऑडियंस है, तो वो आपकी इंस्टाग्राम ग्रोथ और आपकी यूट्यूब ग्रोथ को स्टेरॉइड लगा देगी। क्या वजह है इसकी? क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम इज़ डिज़ाइंड अराउंड गेटिंग यू न्यू ऑडियंस। इट्स नॉट डिज़ाइंड अराउंड कम्युनिटी बिल्डिंग, या इट्स नॉट डिज़ाइंड अराउंड रिटेंशन। ये सारी चीज़ें तो नई ऑडियंस आपको ढूंढवाएगा वो। रोज़ हर वक्त ना यूँ चल रहा होता है पूरा। तो मैंने देखा कि मैं 2008 से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ, या शायद उससे थोड़ा सा पहले से कर रहा हूँ। iPhone 4S आया था, तब से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये टिकटॉकर्स की एक नई वेव आई, और विद इन अ फ्यू मंथ्स दे हैव मोर फॉलोअर्स देन मी। और सिर्फ फॉलोअर्स इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती, लेकिन दे आर नोन फे हाउस होल्ड नेम्स। तो वो टिकटॉक के एल्गोरिदम ने ही करवाया। शुरू में बीइंग अ यूट्यूबर मैं तो खैर बड़ा क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि ये सच है, स्टार्ट में एक हल्का सा इनसिक्योरिटी वाला हिट आता है। और मुझ में एज अ क्रिएटर आया था कि मैं इतने ज़माने से मैं यूट्यूब पे बैठा हूँ, और मुझ समेत बहुत सारे लोगों में आया था। और ये कौन सी नई कॉम आ गई है, ठीक है। तो हम प्लेटफॉर्म से ही नफरत करने लगे, नहीं टिकटॉकर। और बहुत ही जल्दी मैंने रियलाइज़ कर लिया कि नहीं यार, ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी है। मैं अपना आपको बताता हूँ, मेरा टिकटॉक के बारे में ओपिनियन कब चेंज हुआ। मुझे कभी भी टिकटॉक प्लेटफॉर्म से कोई ऐसी शिकायत नहीं रही है, लेकिन जब भी मैंने टिकटॉक खोला है, मुझे जिस तरह का कंटेंट नज़र आया, मुझे लगा कि यार एटलीस्ट दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो आप प्लेटफॉर्म से तो जज नहीं करते, आप कंटेंट से जज करते हैं। जो कंटेंट आ रहा है वही प्लेटफॉर्म है। उसके बाद मेरा जाना हुआ दुबई एक्सपो। मैं दुबई गया और 2 दिन के लिए गया था। उस 2 दिन के अंदर मैंने वहाँ टिकटॉक खोला, और अगले 1 घंटे में मेरा टिकटॉक के बारे में सारा ओपिनियन चेंज हो गया। मुझे पता था कि इधर रियल एस्टेट मार्केट में क्या ट्रेंड है, कौन सी नई कॉफ़ी शॉप खुली है, गाड़ियों का क्या सीन है, नई अट्रैक्शन क्या है, कौन सा कोई टूरिस्ट स्पॉट है, ये वो। मैंने बोला भाई आई थिंक दिस इज़ वाई टिकटॉक इज़ फेमस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो उस वक्त टिकटॉक की लिमिट थी, शायद आप एक टाइम लिमिट के ऊपर आप नहीं अपलोड कर सकते, तो मुझे वो भी थोड़ा सा ना मुश्किल लगता था अपने लिए। फिर जब टिकटॉक की लिमिट बढ़ी, आई थिंक अब आप तो काफ़ी 4-5 मिनट की भी अपलोड कर सकते हैं, तो तब मुझे ख्याल आया 10 मिनट की अपलोड कर सकते हैं। मेरे तो कितनी
क्योंकि मेरे पॉडकास्ट के सारे क्लिप्स जा रहे होते हैं और वहाँ ऑडियंस बिल्ड हो गई है आउट ऑफ नोवेयर। Yeah. ये लोग हैंडल कर रहे होते हैं, मैंने कभी जिंदगी में खोल कर नहीं देखा, क्योंकि अगैन बहुत कितने कितने प्लेटफॉर्म्स को मैं चलाऊंगा, लेकिन हाँ उसके मैं डीएम्स देख रहा होता हूँ कि कौन बात मैसेज कर रहा है मुझे, कौन क्या कर रहा है, और आउट ऑफ नोवेयर अल्हम्दुलिल्लाह 100 की ऑडियंस बिल्ड हो गई है। तो मैंने बोला ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट भी चल सकता है वहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि अभी मेरे हैं मतलब समंदर को अगर हम कूजे में बंद करें कि मुझे अभी मेरे हैं 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अगर मुझे 5 मिलियन करने में 5 साल लगेंगे, तो अगर मैं टिकटॉक पे बहुत एक्टिव रहता हूँ और अपना यूट्यूब कंटेंट बनाता रहता हूँ तो वो 5 साल हाफ हो जाएंगे। ये मेरी जितनी ऑब्जर्वेशन है ये कहती है कि मेरा 5 मिलियन का टाइम हाफ हो जाएगा इफ़ आई एम एक्टिव ऑन टिकटॉक, just because new audience will keep on discovering me and then they'll automatically come towards my YouTube channel, my Instagram, और वो process चलता रहेगा। That is why I am on TikTok। बहुत ज़बरदस्त बात है, और ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये कह सकता हूँ कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल यूके ट्रैवल करते हैं, मैं बीइंग अ दानियाल शेख यूके ट्रैवल करता हूँ और वहाँ कोई कंटेंट बनाता हूँ तो वहाँ की ऑडियंस के पास जाता है और वहाँ की ऑडियंस आएगी मेरे पास ना। और वो तो जाहिर सी बात है कि डिपेंड करता है कि किस तरह का मैं कंटेंट बना रहा हूँ। उर्दू में बात करूँगा तो कुछ टाइम के लिए शायद हल्की फुल्की पाकिस्तानी ऑडियंस है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी में कंटेंट बना रहा हूँ तो मेरे पास नई ऑडियंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब के ऊपर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अंग्रेज़ी पे शिफ्ट हो जाता हूँ फ़ौरन ना, बहुत मुश्किल है। फेसबुक पर शिफ्ट हो जाता हूँ, बहुत मुश्किल है, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन टिकटॉक पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग फॉर एग्जांपल थाईलैंड जाकर सिर्फ रील बनाए थे तो वहाँ पर थाई लोग फॉलो करने लग जाते हैं। बोला यार ये तो जादू है, यही तो चाहते थे हम। यही एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम जिंदाबाद है। उसकी अपनी है, उसके कॉन्स भी हैं कि लोग रिटेंशन नहीं है, इतनी कम्युनिटी नहीं है, पीपल डोंट केयर अबाउट यू। आप अगर कोई अपना अटेंशन स्पैन कम है, उधर आप अपना कोई रोना धोना करोगे ना, लोग ऊपर स्वाइप करेंगे अगला। पीपल डोंट रियली रिमेंबर यू, पीपल रिमेंबर योर कंटेंट। तो उधर आई थिंक सैचुरेशन बहुत जल्दी आ सकती है इफ़ यू डोंट स्टैंड आउट। अब एक ट्रेंड आया कोई भी, 50,000 लोग वही ट्रेंड करेंगे एक ही ऑडियो पे। हाँ, तो उसमें हाउ विल यू स्टैंड आउट। तो आई थिंक मैं अपने लिए यही करता हूँ कि मैं ट्रेंड पे कोई रील नहीं बनाता, कोई टिकटॉक नहीं बनाता। मैंने अपने आप को भाई ये समझा लिया है कि एक मिनट के लिए ना आप प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर दें, ठीक है। आई एम अ क्रिएटर, मुझे ऑडियंस चाहिए। एक मिनट के लिए आप पैसों को भी इग्नोर कर दें। आई एम अ क्रिएटर, मुझे ऑडियंस चाहिए। यूट्यूब पे मैं जब अपलोड करता हूँ वो कंसिस्टेंसी और ये सारे ड्रामे, अगर मैं कंसिस्टेंसी, अब मेरी 1.2 मिलियन की फॉलोइंग है यूट्यूब पे, मैं आज एक वीडियो डालूँ वो हार्डली 2-3 लाख से ऊपर नहीं जाती अनलेस कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नंबर ग्रो होगा। मैं इंस्टाग्राम पे एक रील बना के डालूँ, 1 घंटे के अंदर 1 लाख लोगों तक वो पहुँच जाती है। तो एज अ क्रिएटर मुझे ऑडियंस, बड़ी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे मिल रही है, बड़ी ऑडियंस टिकटॉक पे मिल रही है, मैं अपनी कहानियाँ उनके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो यूट्यूब सिर्फ इसलिए अब रह गया है कि इट पेज, और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक की एक्चुअल पेमेंट्स पाकिस्तान में ऑफिशियली आना शुरू हो गई तो आई थिंक यूट्यूब का बहुत थोड़ा ख़तरे में आ सकता है। सही कह रहे हो कि मैं ये सोचता हूँ कि यार वाकई अगर टिकटॉक प्लीज़, मैं अक्सर उन लोगों की टीम से बोल रहा था यार प्लीज़ मोनेटाइज करवा दो यार, क्या काश ये मोनेटाइज हो जाए, सुकून आ जाएगा, कुछ तो पैसे बनेंगे। कितना सारा क्रिएटर यहाँ पाकिस्तान बैठा हुआ है, नॉट ओनली टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर ही बैठा हुआ है। सो बहुत बड़ा काम हो जाएगा और ये बड़ा वाकई खतरे की घंटी होगी उनके लिए, बहुत बड़ी। तभी उन्होंने अभी शॉर्ट्स मोनेटाइज किए, शॉर्ट्स लॉन्च किए यूट्यूब ने कि बस लोग रुक जाएँ किसी तरह। ये तो है। मेरा नज़रिया जो है ना वो इसके वाले से इसी तरह का है। हम जब कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं बेसिकली यार बार बार ना बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, और ये आसान काम नहीं है। अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, वो मुझसे मिस हुई है बेसिकली। हाँ, ये जो आपने बोला था कि ये जो पीछे ऑडियो चल रही होती है और उसके ऊपर आप जब रील्स बनाते हैं यार, ये भी एक कंटेंट है, ठीक है। लेकिन जो मेरी थॉट्स हैं वो ये है कि अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है और जो मैंने सीखा है इंस्टाग्राम पे बाकी जो कोचेस सारे बैठे हैं उनसे, कि उससे जो है वो हम स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे, आप वाली बात, ठीक है। और एक तरह से एक सर्कस का आप पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। और उस सर्कस में हर कोई कोई ना कोई चीज़ परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। रोज़ नई ऑडियो, दिन में नई 2-3 मुख्तलिफ किस्म की ऑडियो। तो आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू बिल्ड अ कम्युनिटी अगर इस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं। आई थिंक
मैं अगर कोई भी इस तरह करता है हम उसको डिस्करेज या वो नहीं कर रहे कि हम उसको हकारत से नहीं देख रहे लेकिन अगर आप मेरा अदना ओपिनियन ये है कि अगर आप सिर्फ ट्रेंडिंग ऑडियो और उस पे हैं तो आई थिंक एक तो चीज़ मुझे ये समझ में आई है कि मैं ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा उसको लेता हूँ. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट्स फ़न कि यार इट्स फ़न, हम लिपसिंग करते हैं, नया गाना है और ट्रेंड चल रहा है तो लेट्स जस्ट डू इट फॉर फन. इसमें कोई इतना हम साइंस आर्ट और साइंस घुसाने की ज़रूरत नहीं. हाँ, इट्स जस्ट फन. हम दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, हमने 2 टिकटॉक बना ली, 2 रील बना ली, दैट्स फाइन. लेकिन इफ़ यू आर बिल्डिंग एन ऑडियंस ऑन दैट या करियर पे परस्यू करना है, हाँ, तो फिर मुझे लगता है कि योर ऑडियंस विल ओनली बी एज शैलो एज आप एक्सप्रेशन कितने अच्छे दे सकते हैं या आप तैयार कितने अच्छे हैं. तो आई थिंक वो, और इट विल बी वेरी इजी फॉर देम कि यार कल को आपसे कोई ज़्यादा हैंडसम लड़का आ गया, स्विच. दे डोंट नो ज़्यादा हैंडसम लड़की आ गई, हैंडसम लड़की, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लड़की, they don't care about you. Sorry. They don't care about you. They don't care about what you have to say. They are just there for your looks, for your adaएं. And I think probably for your dance as well. Yeah, and I think मेरे के dance is an art form. Dance के ऊपर लोगों ने बहुत अपनी community बना. Dance is not the same as lip sync. हाँ, Yeah. डांस बेहतरीन भी हो सकता है और ऋतिक रोशन फिर तो मैच ही नहीं कर सकते आपको. लेकिन मुझे लगता है कि इंटरनेट कम्युनिटीज़ में भी थोड़ा ऑर्थोडॉक्स ख्याल हो. आप शायद जेनजी थोड़ा अलग तरीके से सोचते हो, लेकिन मेरे लिए अभी तक यही काम किया है कि कम्युनिटी वही चीज़ उसी को कह सकते हैं आप जहाँ पे यू कैन बी योर सेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, और आपको हमेशा फ़िल्टर लगा के और ये सब चीज़ें वो ना करनी पड़े. यार मैं बड़ा स्टेटमेंट मारने वाला हूँ अभी ना. बेसिकली आई डोंट नो तुम इस बात से एग्री करोगे नहीं करोगे. मैं बेसिकली एक इवेंट में गया था, नाज समिट ना, लास्ट ईयर मार्च में. आई मेट अ लॉट ऑफ इंडियंस देयर. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि इंडिया में 2 क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं कर सकते. एक इरफान जुनेजो और दूसरा मोरू. और ये चीज़ मुझे वहाँ जाके रियलाइज़ हुई. मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा फुकदान है. ठीक है, जिस तरह की मोरू भाई स्टोरी टेलिंग करते हैं, आउटस्टैंडिंग. जिस तरह तुम करते हो, इट्स डिफरेंट एंड आउटस्टैंडिंग एज वेल. सो वो चीज़ मुझे इंडिया के क्रिएटर्स अभी तक तो फ़िलहाल एक है इंडिया, लेकिन वो भी अंग्रेज़ी में कंटेंट बनाते हैं, तो मुझे नहीं दिखी. तो ये तो बहुत बड़ी बात है. ये चीज़ मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज़ की. तो इंडिया, तो ये एक तरह से हमारे लिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी एक प्राउड वाली बात है कि हाँ यार हमारे पास ये इरफान है और मोरू है, स्टैंड आउट करते हैं. ऐसे और भी होंगे तो बहुत ज़बरदस्त बात है, लेकिन ये कि ये 2 बंदे हैं और ऐसे लोग, ऐसे क्रिएटर्स फ़िलहाल मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरे इंडिया में. और इसी वजह से जब मैं इंडियंस से मिला था तो दे वर क्रेजी. मुझसे जिस तरह से वो सवाल कर रहे थे ना, भाई इरफान जुनेजो, तो मैंने बोला कैसे जानते हो? अभी तो सब जानते हैं. पूरी नास की जो टीम में जितने भी इंडियन हैं सारे इरफान जुनेजो को जानते थे. वो कह रहे हैं हमने बुलाने की कोशिश की और वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि एवरीबडी माशाल्लाह से यार. एंड दैट वाज वेरी सच अ शॉकर टू मी. मुझे भी अल्लाह का शुक्र है, मुझे भी काफ़ी दफ़ा कमेंट आया है कि अगर आप इंडिया में होते तो अभी आपके 10 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर होते. लेकिन खैर जो है बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है. और सबसे अच्छी बात यह है कि दैट मार्केट इज़ ओपन फॉर अस. सेम ज़बान ये इसको मैं दूसरे नज़र से देखता हूँ. हाँ, मे बी नॉट फ्रॉम अ स्पॉन्सर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट जनरल ऑडियंस के लिए तो इंडिया में होने की ज़रूरत ही नहीं है. मेरी नज़र में रीजन पूरा सेम है. ठीक है, अफगानिस्तान का आधा अफगानिस्तान हिंदी समझता है, बॉलीवुड देखते हैं. देन पाकिस्तान हिंदी उर्दू समझता है, बोलते हैं. एंड देन इंडिया हिंदी उर्दू समझता है. एंड देन बांग्लादेश भी समझता है, बोल नहीं पाते इतना ज़्यादा बेहतर तरीके से, लेकिन बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. नेपाल, श्रीलंका भी काफ़ी हद तक. तो एटलीस्ट हमारे पास ये 2 बिलियन लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं. तो मैं, अक्सर लोग बोल रहे होते हैं यार दानियाल भाई आप इंडिया की आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं. भाई बात ये है कि मैंने रियलाइज़ कर लिया है कि ये इंडिया नहीं, जो इंसान उर्दू समझ सकता है पूरी दुनिया में, जो इंसान हिंदी समझ सकता है पूरी दुनिया में, वो मेरी ऑडियंस है. ठीक है, तो मैं तो बात करूँगा और उन टॉपिक्स पे बात करूँगा जो टॉपिक्स उनके लिए भी रिलेटेबल हो, जो टॉपिक जिस रीजन के लिए रिलेटेबल हो. मैं तो बारी बारी बात करता रहूँगा. तो इसमें मुल्क को तो हटा ही दो. अभी तो हम सिर्फ ज़बान की बात कर रहे हैं.
मेनली चीज़ जो है ना, मैं जिस नज़रिए से दिखता हूँ ज़ुबान से, एक और एग्जांपल ये रहीम परदेसी की, कि उसने ही बड़ा अच्छा काम किया था कि उसने पंजाबी सेंट्रिक कंटेंट बनाया था, बहुत बड़ी ऑडियंस है और ज़रूरत है। इसी तरह से सिंधी के अंदर अगर हम बात करें तो 4-5 करोड़ की ऑडियंस है, बेहतरीन नीश है, ठीक है। सो उर्दू जो है और हिंदी जो है वो गोरे की नज़र में नीश है, ठीक है, उनकी नज़र में 2 बिलियन लोग, मोर देन 2 बिलियन पीपल, लेकिन हम भी नीच है उनकी नज़र में। सो तो हम अगर हालात और बेहतर हो जाएं तीनों मुल्कों के, पूरे साउथ एशियन रीजन के, सो उसके अंदर आप फिर ट्रैवल भी करोगे, ये भी करोगे, तो फिर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तो कुछ भी नहीं है भाई, जिस तरह कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा है। मुझे भी मतलब अभी अफसोस ही होता है, हर किसी को पता है क्या पॉलिटिकल हालात हैं, लेकिन अभी भी कभी भी इंस्टाग्राम लाइव करें या हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का डीएम आता है, कमेंट आता है कि आप इंडिया में जब आएँ तो हमारे शहर ज़रूर आइएगा, आप इंडिया, आपको MSK को हमने साथ देखना है। और मतलब अफसोस ही होता है क्योंकि हाफ ऑफ माई फैमिली, मेरी अम्मी की पूरी साइड इज़ उर्दू स्पीकिंग। नानी मेरी बरेली की थी, बरेली। तो मेरे नानी के जो सगे भाई हैं वो अभी भी दिल्ली में रहते हैं। तो बहुत सालों पहले हमारी फैमिली में एक शादी हुई थी, तो उनकी बेटी आई थी शादी में, तो मतलब अफसोस ही होता है कि नहीं जा सकते आप। क्यों नहीं जा सकते? हाँ, मेरा तो ये सवाल होता है कि क्यों नहीं जा सकते। ठीक है, बहुत सेंसिटिविटी है थी यार, ठीक है, कुछ बाबों ने मसले क्रिएट किए थे दोनों तरफ से, ठीक है। अरे भाई उनको इंतकाल हो गया, उन सबका, आधे से ज़्यादा लोगों का तो इंतकाल हो गया है, और जो करना था वो करके चले गए। अभी की जनरेशन, हमें तो इस मसले को हल करना है दिस वे और दैट वे, इसके अलावा ना कोई और ऑप्शन नहीं है मेरी नज़र में, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने ना मतलब इंटरनेट पे तो सभी बहुत मुंह के फायर करते हैं, मैंने अपनी लाइफ में किसी भी पढ़े लिखे इंडियन को या पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये बोलते हुए नहीं देखा कि नहीं यार ये सही हो रहा है, ये जो हमारे बीच में ये दुश्मनी ये चल रही है ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हर कोई ये बोलता है कि यार सेम कल्चर है, सेम ज़बान है, हर चीज़ सेम है, होना चाहिए। लेकिन अब नया वो आ गया कि क्रिकेट वाला, बहुत बड़ा मसला है। हाँ, क्या वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे और वो इधर एशिया कप के लिए नहीं आएंगे, दोनों की ईगो, हाँ दोनों की ईगो शदीद। आज मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इस बारे में, मैं तो बड़ा वोकल हूँ इस हवाले से, ठीक है। अब और फिर अगेन तमीज़ से बात करने वाली चीज़ मैंने आपसे कही थी कि यार थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रह के बात करो। गुस्सा तो नहीं होता मैं भाई, गुस्सा नहीं, बदतमीज़ी भी नहीं, गालम गलोच भी नहीं, हम तमीज़ से बात करते हैं, क्योंकि तमीज़ पीस क्या है यार, पीस तो तमीज़ से ही आएगा, ठीक है ना। मैं उनको बुरा बोलूँगा ना मैं अपने आप को बुरा बोलूँगा, इस तरह से करूँगा तो फ़ायदा नहीं है, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होगी। और मुझे लगता है कि ये बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है मेरी तरफ से भी, एंड आई एम ग्लैड कि मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में। एंड आई नो कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मेरे पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो कि शायद वो बात नहीं कर पाएंगे इस वक्त, और मैं उनका प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज़ करेंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो कि बात करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, लेकिन अभी हालात इस तरह के हैं। लेकिन हल्का सा अगर एक तरफ से बैंड आएगा ना, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से थोड़ा सा बैंड आ जाए ना, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। और सारी चीज़ जो है ना इकॉनमी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं जो है ना मैं चाइना में था, इन शंघाई, ठीक है, और वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप है, उसका नाम है कल्चर शॉक। तो वो ना पूरे शंघाई में टूर कराते थे, उसका जो हेड था वो फ्रेंच था। तो उसके साथ मैं बैठा हुआ बातें कर रहा था, वो हिस्ट्री की बातें कर रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। सो उन्होंने बोला भाई 500 साल पहले जो है ना ये पूरा रीजन जो था ना चाइना और बड़े सग़ीर का, सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, जिसको इंडिया कहा जाता था, अब भी कहा जाता है ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिया कहा जाता था। तो उस वक्त जो है ना वो दुनिया की 50% इकॉनमी ना इसके हाथ में थी, ठीक है। चाइना ने तो अपनी जगह बना ली, और ये बात मैं कह रहा हूँ आज से 6 साल पुरानी है। तो उसने बोला अगली जो बारी है ना वो आपको जगह वापस लेनी है अपनी, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को जगह वापस लेनी है अपनी इकॉनमी के हवाले से। इंडिया ने तो ले ली, काफ़ी हद तक ले ली, बांग्लादेश भी ले रहा है। हमारे साथ बहुत मसले हैं, और आई थिंक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस क्राइसिस की ज़रूरत थी। ये क्राइसिस नहीं आता तो शायद हम नहीं सोचते। इतनी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार एक तरह से देखा जाए तो ये नहीं समझते। हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे, हम नहीं समझते। खैर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, अलग बात है। और तुमसे तो आई डोंट नो तुम कितना कंफर्टेबल इस बारे में बात करने। नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, आप बोलिए। मैं देखें इस पूरे टॉपिक पे मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये अभी भी
आई एम श्योर ये आप पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो इस पे इस तरह के आपको फीडबैक आएगा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी तकलीफ़ें हैं तो चले जाओ, किसने रोका है तुम्हें। और जो बंदा कमेंट कर रहा है वो इस एंटाइटलमेंट के साथ बोल रहा है जैसे उसने ख़रीदा हुआ है पाकिस्तान। चले जाओ। तो ये इस तरह की अभी भी चीज़ें देखें। सबसे बड़ा जो मसला है ना, जो मैंने अपने जब से मैं एक पब्लिक उसमें आया हूँ उस फेयर में, मुझे नंबर 1 मसला हमारा ये है कि किसी भी गलती को सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप तस्लीम करें कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम अभी वो वहाँ नहीं पहुँचे। हम यहाँ पे हैं कि सब कुछ सही है, ये एक्चुअली साजिश है। अगर हमारी पसंद की गवर्नमेंट है तो ये अपोजिशन की साजिश है, और अगर हमारी पसंद की गवर्नमेंट नहीं है तो फिर ये जो करप्ट गवर्नमेंट हो गई है उसकी साजिश है। हम बस अजीब अपने एक छोटे छोटे बबल्स में हैं कि बस हमारी अगर पसंद की हुकूमत आ जाएगी तो सब बेस्ट होना था, लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि ज्यूज़ ने ये मसला खड़ा कर दिया है और इंडिया ने वहाँ से एजेंट भेज दिए हैं और ईरान ये नहीं करना चाह रहा। और अभी आप बाहर अपनी बाइक खड़ी करें, वो आधे घंटे में उसका पेट्रोल चोरी हो जाएगा। तो ये कौन कर रहा है? तो हम मतलब ये जो पूरा पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान वाली चीज़ जब मेरे साथ होना शुरू हुई थी, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। Do you want to talk about it? या I'd love to. मतलब इट्स अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। मैं तो बहुत इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट स्टोरी। पता है, देखो मैं थोड़ा सा सॉरी टू कट यू ऑफ, मुझे डर लगता था, ठीक है, अब डर काफ़ी हद तक कम हो गया है। नहीं, पॉजिटिव इमेज का देखें, मेरा जो छोटा सा है, मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, दे वर रिवॉल्विंग अराउंड माई लाइफ। फिर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिला। अब मेरी ज़िंदगी में ट्रैवल आ रहा है तो मेरी वीडियोस में भी ट्रैवल आएगा। मैंने ट्रैवल किया 1-2 जगह, और ट्रैवल का मकसद ये होता है कि आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो आप बताएंगे। अब मैं कराची में रहा हूँ सारी ज़िंदगी, अगर मैं साइट एरिया के ATM में वैन सामने खड़ी करके अगर अंदर से कोई पैसे निकाल के आ रहा है तो मेरे जहन में पहला ख्याल ये आएगा कि भाई जल्दी आओ क्योंकि इधर हम लुट सकते हैं, कल्चर है वो। मैंने वीडियो में बोला तो मुझे पूरी दुनिया से पाकिस्तानियों ने बोला कि अगर हम ये किसी गोरे को दिखाएं तो वो क्या समझेगा, वो आएगा पाकिस्तान। इज़ दिस पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान? तो ये जो मंजन है ना, ये हमने बेच के, कोई यूट्यूबर जब ट्रैवल करता है ना तो वो पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान दिखाने नहीं जा रहा अनलेस गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया हो। वो जाते हैं ट्रैवल करने, अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट करने, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपको ट्रैवल में समझ में नहीं आता, लेकिन अगर मैं फूड में ये एग्जांपल दूँ ना, आपको समझ में आएगी। मैं घटिया तरीन बिरयानी खाऊं और मैं जाऊं और बोलूं कि यार बिरयानी बेस्ट है, क्योंकि अगर बाहर के लोग देखेंगे वो तो आएंगे ही नहीं कराची के, यार यहाँ का खाना ऐसा है वैसा है। खाने में समझ आएगा, लेकिन ट्रैवल में अगर आपने ये बोल दिया तो वो बोलेंगे कि तुम ना व्यूज़ कमाने के लिए कंट्रोवर्सी कर रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो। हाँ, मुल्क का नाम बदनाम करके तुम्हें थोड़े डॉलर मिल जाएंगे तो तुम बड़े खुश हो जाओगे। ये तुम्हारी इंडियन ऑडियंस है ना, उसको तुमने खुश करना है कि पाकिस्तान में ये है वो है। और हकीकत ये है, मैं नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत गया हूँ, ये बिल्कुल झूठ बात है कि पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से अच्छा है, नॉर्दर्न पाकिस्तान। आप स्विट्ज़रलैंड जा चुके हैं? हाँ, सोचें यार, देखें स्विट्ज़रलैंड, और देखें नेचुरल ब्यूटी ना इज़ सब्जेक्टिव, उसको आप 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इंफ्रास्ट्रक्चर। स्विट्ज़रलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर आप अगर पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं तो अहमकाना सी ही बात है। मैं लंदन से ट्रेन में बैठूं, मैं आइल ऑफ स्काई पे उतरूंगा आराम से, वहाँ पे होटल मेरा बुक होगा, हर चीज़ होगी, मुझे इंश्योरेंस होगी, वो होगी। ये एक तरफ ये चीज़ है। दूसरी तरफ आप जब पहुँचते हैं नारायण खागान या कहीं भी, तो आपको 2 दिन तो अपनी थकावट दूर करने में लगते हैं कि यार अभी हम अनवाइंड करेंगे, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, फिर आराम से हम सोचेंगे। तो ये टूरिस्ट क्यों बुलाना है? और एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ इसके अंदर स्विट्ज़रलैंड के हवाले से। यार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं जब नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल कर रहा था, अब वो आप उसको एडवेंचर बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, मैं डरा हुआ था गाड़ी में बैठा हुआ कि यार अभी गाड़ी गिरेगी है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है, इतनी हाइट है, कोई हादसा हो सकता है, रोड ख़राब है, कच्चा। और मैं स्विट्ज़रलैंड में जब भी गया हूँ, 3-4 मरतबा गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन तो पहाड़ पे जा रही है वो, ठीक है, और फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई डर नहीं है, ठीक है। वो एक सेफ्टी फील आ रही है। वो अलग बात है कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम उस लेवल की बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा बहुत हल्की लेवल की बात कर रहे हैं। अगर वो हो जाए तो क्या बुराई है। और जहाँ तक आप खूबसूरती की बात है, मुझे नहीं समझ आता कि लोग कंपेयर क्यों करते हैं। वो एक अलग खूबसूरती, ये एक अलग खूबसूरती, ज़मीन आसमान का फ़र्क। दूसरी बात विद टूरिज़्म, जो मुझे पर्सनल लगता है कि ये इट्स अ लॉस्ट कॉज।
हम इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिया, सही है, बहुत अच्छा, होपफुली 10 साल 20 साल 25 साल में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया। एक गोरा, मैंने जितने भी गोरे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में देखे हैं, वो मैंने एक ही कैटेगरी के देखे हैं, वो जो थोड़े एडवेंचर लवर जो होते हैं। हिपीज़ बहुत कम देखे हैं मैंने, जो ये जिनको क्लाइंबिंग का शौक़ होता है। जो मैंने एक नॉर्मल गोरा बैकपैकर, हाँ, बैकपैकर टाइप के देखें। एक नॉर्मल गोरा जिसकी जॉब है कहीं शहर में, वो हॉलीडेज़ पे पाकिस्तान नहीं आता, क्योंकि उनके लिए अनवाइंड करने का मतलब है पीना पिलाना और अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम पीना पिलाना हलाल कर दें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम गोरी ऑडियंस शायद ऐसे मुल्क नहीं जाती जहाँ पे पीने पिलाने पे पाबंदी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन नॉट सेइंग कि हमें हलाल करना चाहिए वो, और मतलब अलाउ करना चाहिए, लेकिन सऊदीया में ज़ीरो टूरिज़म एक्सेप्ट रिलीजियस टूरिज़म। अब उन्होंने वो बनाया है अल ऊला, वहाँ पे गोरों को अलाउड है, तो वहाँ पे अब वो टूरिज्म, अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैंने आज तक कोई नॉर्मल गोरा नहीं देखा। नॉर्मल गोरा एक आम, जिसको आप आम गोरा कहते हैं ना, जैसे हम आम पाकिस्तानी हैं, आम गोरा ये कंसिडर करे कि यार मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ मैं अपनी मर्ज़ी कपड़े नहीं पहन सकता, मैं अब मेरे लिए तो एंजॉय करने का तरीका ये खाना खाएंगे, साथ वाइन पियेंगे, ये वो नहीं कर सकता, तो मैं क्यों जाऊँ, क्या देखने जाऊँ? पहाड़ वो तो मैं यूरोप में देख सकता हूँ, मैं अर्जेंटीना जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। खाना इज़ वन रीज़न, लेकिन अगेन मैंने जितने किस्म के टूरिस्ट देखे हैं ना पाकिस्तान में, नॉर्मल टूरिस्ट जिनका किसी गवर्नमेंट से, एम्बेसी से, किसी से ताल्लुक़ नहीं है, वो यहाँ पे किसी काम से नहीं आए हैं, वो सिर्फ घूमने आए, जिस तरह हम लोग घूमने जाते हैं, वो बैकपैकर टाइप के हैं, या वो वाइल्ड लाइन्स बाय अबरार की गोरी वर्जन है और उन्होंने पूरी दुनिया सर करनी है और वो एडवेंचरर हैं, इस टाइप के देखे। नॉर्मल मैंने इंसान नहीं देखा। आपने देखा? नॉर्मल टूरिस्ट यार, ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया, और बेसिकली मेरा इसके अंदर थोड़ा सा नज़रिया थोड़ा सा शायद मुख्तलिफ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपने हम एंटरटेनमेंट बोल देते हैं गोरों के लिए, क्योंकि शराब बोलेंगे तो जाहिर सी बात बुरा लगेगा, लेकिन गोरों की ज़िंदगी का, या फिर वेस्टर्न पीपल की ज़िंदगी की, वेस्टर्न आवाम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, उनका रोज़ का यही है, ठीक है, रोज़ का है। दुबई में हम देखते हैं, ठीक है, इस्लामी मुल्क है, और मतलब यूँ ही इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, वहाँ शारजा के अलग लॉज हैं, दुबई के अलग लॉज हैं। सो उन्होंने जिस तरह से बनाया है, वहाँ पर 1.5 घंटे की फ़्लाइट पे जितना भी गोरा रहता है ना, वो सोचता भी नहीं है, कभी थॉट नहीं आती कि कराची जाएं, कभी ज़िंदगी में नहीं। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको जब मैं बोलता हूँ कराची का, तो वो कहते हैं यार है तो कितना दूर है, मैं 1.5 घंटा, कह रहे हैं क्या बाकी 1.5 घंटा, कितना अफसोस की बात है यार, कितना अफसोस की बात है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि जब भी मेरा साउथ ईस्ट एशिया जाना होता है, सो जितने भी बैकपैकर्स होते हैं, और ये लाखों के तादाद में होते हैं, मिलियंस की तादाद में, उनका होता क्या है, यूरोपियंस का और वेस्टर्न का, ब्राज़ीलियन हो गए, साउथ अमेरिकन या नॉर्थ अमेरिकन, सारे के सारे, उनका प्लान ये होता है कि हम निकलेंगे, ठीक है, अपने मुल्क से, और फिर हम लोग जो है कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ जाएंगे, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, बाली, ठीक है, कंबोडिया, लाओस, इसको पूरा कवर कर लेंगे, और कुछ इंडिया भी आता है, तो एक पूरा रीजन लेकर चल रहे हैं साथ, बिल्कुल बराबर में इंडिया के पाकिस्तान ना, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर, कट ऑफ कि नहीं यार यहाँ नहीं। और ये बड़े अफसोस की बात है, तो ऑलरेडी एक ऑडियंस जा रही है, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रही। सो अगर देखना पड़ेगा यार, सेंसिटिव बात है, लेकिन ये है कि मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में टूरिज़्म हो, ठीक है। आपने शायद उम्मीद छोड़ दी होगी, लेकिन मेरी ये भी किसको अच्छा नहीं लगेगा कि यार पाकिस्तान में टूरिस्ट आए, और तरीके भी कितने सारे हैं टूरिज़्म के। यहाँ पर तो रिलीजियस टूरिज़्म भी है, इवन दो वॉर टूरिज़्म भी है, यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री भी है, यहाँ पर जो है फूड टूरिज़्म भी है, यहाँ पर जो है वो एडवेंचर भी है, यहाँ पर जो है बीचेस भी हैं, सारी चीज़ें। पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन रीज़न ये हो कि हम जा सकें कंफर्टेबली एटलीस्ट। हाँ, उसके बाद टूरिस्ट आए यार, मुबारक पे जाऊँ और वहाँ बाथरूम ही नहीं है। हाँ, सोचो, मतलब मेरे लिए देखें, मैं घूमा फिरा हूँ पाकिस्तान, मैंने जो देखना था देख लिया, और वीडियो बनानी थी, कभी कभी काम के सिलसिले में भी जाना हुआ, ठीक है, लेकिन व्हेन इट केम टू माय वाइफ, उसने बोला यार मुझे देखना है ये सब। मैंने बोला लंदन चलते हैं, इसको छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि दैट्स वेरी सैड। एक दफ़ा क्योंकि मैं किसी ब्रांड के साथ जा रहा था, तो आई थॉट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अब हम लोग गए कैलाश, बहुत अच्छी ट्रिप, वेरी, मतलब ऐसा कल्चर कभी नहीं देखा, और
पता भी नहीं था कि ऐसा कल्चर एग्जिस्ट करता है, इतने हज़ारों साल पुराना। सब कुछ अच्छा हुआ, वापसी में जहाज़ ख़राब हो गया। कहीं भी हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कोई और जहाज़ वहाँ आता नहीं है। तो अब आप कैलाश उस एरिया से बस राइड लेके आए इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद से अगला जहाज़ ले। बस राइड भी कोई 10-12 घंटे की। तो मेरी बीवी मेरे साथ, जब हम इस्लामाबाद पहुँचे उसके पाँव सूजे हुए, इतना लंबा बस में आगे, और उसके बाद हम इस्लामाबाद से आए। बसों की हालत हाँ, जो है हमारे यहाँ। तो उसके बाद तो उसको भी समझ में आ गया होगा कि ये किसी वजह से ही बोलता होगा। तो यही चीज़ अगर कोई और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मुल्क होता तो 4-5 एयरलाइन तो आ रही होती, ना आ रही हों। रेलवे का निज़ाम होता, आराम से कर लें। अगर रेलवे का निज़ाम नहीं है, आसपास अच्छे कंफर्टेबल होटल होते, एयरपोर्ट में थोड़ा बाथरूम साफ़ होता, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। और कुछ भी, और ये बहुत सारी चीज़ों में से बहुत कम चीज़ें हमारी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बात तो है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि ये आप कहाँ गायब हो इस वक्त? अब मैं ये बात कर सकता हूँ आपसे कि आपने जो ये क्विट किया था, इसकी क्या वजह थी? जी। जेन्युइन क्या वजह थी? देखें, मैंने ना, वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा पीरियड है जिसमें आई वॉज सो, उस टाइम पे एट द पीक ऑफ माई फेम, जितने सोचा उससे ज़्यादा पैसे आ रहे हैं माशाल्लाह। हर चीज़, कोई ऐसी अपेरेंट चीज़ नहीं है जिसमें आप बोलेंगे यार ये शायद ऑफ जा रही हो, इस वजह से ये है। लेकिन मुझे बस ये लगता था कि यार क्या मेरी टोटल कुल ज़िंदगी का मकसद यही है कि मेरी ज़िंदगी देखो, आओ मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी दिखाता हूँ। अब मेरी शादी हो गई है, आओ अब मैं और मेरी बेगम हम दुनिया घूमेंगे और तुम्हें अपने साथ लेके। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल विद दैट, और मुझे ना ये चीज़ तंग करने लगी थी कि यार मेरी ग्रोथ हो रही है, इसमें नहीं हो रही, पैसे तो आ रहे हैं, फेम आ रही है, ऑडियंस, सब चीज़ परफेक्ट है। तो ना मैं एक पॉइंट आया कि मैं ना फ़िज़िकल हेल्थ तो मैंने अपनी ख़राब कर ही ली, कोई ख्याल नहीं रखा। मेरी पूरी ज़िंदगी इस चीज़ के अराउंड रोटेट कर रही है कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता रहे। मेरे भाई की बेटी हुई, हाँ इसमें से एक अच्छा व्लॉग निकाल लूँगा मैं। और कितनी ख़तरनाक चीज़ है ये। मेरी शादी हुई, यार शादी के टाइम तो मैं व्लॉग नहीं करूँगा, लेकिन जो ये वीडियो वाला वीडियो बना रहा है इसके अराउंड मैं निकाल के एक अच्छी कहानी मेरे जहन में है, इसको मैं निकाल लूँगा। तो आप ज़िंदगी जी ही इसलिए रहे हो कि यार इसमें से ना व्लॉग की अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती रहे। उसने मेरा पहले तो फिज़िकल हेल्थ ख़राब की, फिर मेंटल हेल्थ भी ख़राब करना शुरू कर दी। तो मैंने एक बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होके और इन अ वेरी वेरी डार्क स्टेट मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बोला कि भाई मेरी ज़िंदगी का मकसद अब व्लॉगिंग नहीं है, मैं अब फुल टाइम व्लॉगर नहीं रहना चाहता। उस वीडियो में मैंने 2-3 दफ़ा बोला कि भाई मैं व्लॉग बनाऊँगा, मैं व्लॉग बनाऊँगा, बट व्लॉगिंग इज़ नॉट द फोकस ऑफ माई लाइफ। लेकिन सिंस वी आर अ नेशन ऑफ बुलीज, तो आई गॉट ट्रोल्ड ऑन मेंटल हेल्थ के यार क्या तो उसके बाद मैंने ना, और जब भी मैं वो वीडियो देखता था ना, मुझे वो सारी चीज़ें वापस आती थी दिमाग में कि यार मैं बाथरूम में छुप के रो रहा हूँ कि मेरे घर में किसी को नई शादी हुई है, घर में किसी को पता नहीं चले कि यार ये वजह क्या है। वजह मुझे भी नहीं पता, आज भी आप वजह पूछें, वजह मुझे नहीं पता। बस मुझे अपनी ज़िंदगी को अपनी पूरी वो नहीं बना लेना मकसद कि यार हियर इज़ मी ब्रॉडकास्टिंग माई लाइफ, दिस इज़ माई होल लाइफ, कम वॉच इट विद मी। तो उसके बाद मैंने वो वीडियो का थंबनेल जब भी मैं देखता था ना, मुझे वो ख्याल वापस आते थे कि यार वो पीरियड ऐसा वैसा। मैंने वो वीडियो हाइड कर दी। आज तक मैं अपने आप को एज अ व्लॉगर, आई नो लॉन्गर आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ व्लॉगर, लेकिन आज तक सिंस वी आर अ नेशन ऑफ बुलीज वो वीडियो क्यों हाइड कर दी है? दोबारा व्लॉगिंग करनी है, दोबारा व्लॉगर बनना है। क्योंकि देखो उनका नज़रिया भी जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो है तो बहुत ही मुनफी है, लेकिन एक तरह से नज़रिया है, ठीक है, कि वही सोचना है, गलत ही सोचना है। हर चीज़ के दो नज़रिए होते हैं ना, एक अच्छा बुरा, बुरा ही सोचना है, ठीक है, यही होगा, यही हो सकता है, ये जानबूझ के इसने हाइड किया, अब देखो हाइड कर दिया, अब ये आ गया, गलत है यार। और खैर, लेकिन ये है कि इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। आई एम ग्लैड कि बच्चों में चेंज आ रहा है, लड़कों में चेंज आ रहा है, लड़कियों में चेंज आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, ठीक है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, बड़ी स्पीड के साथ हो रहे हैं। और यही बात है कि हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि हम क्यों कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। अगर हमारी इस कॉन्वर्जेशन की वजह से 10 लोग ये चीज़ रियलाइज़ कर जाएँ तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। और ये मुझे तुम्हारी बड़ी अच्छी बात लगती है, और मैंने बहुत टाइम बाद रियलाइज़ की, और मैं बिल्कुल भी नहीं करता था अपनी ऑडियंस के साथ वल्नरेबिलिटी शो करना,
बिल्कुल भी नहीं करता था। फिर उसके बाद मैंने अगेन कुछ एक्ट्रेस को देखा, जैसे कि शाहरुख़ खान को देखा। शाहरुख़ खान के पीछे लोग इतने ज़्यादा दीवाने हैं क्योंकि अपनी वो तकलीफ़ें उसने बयान की हैं। अक्सर व बेशतर अपने इंटरव्यूज़ में उसने अपने वालदैन का जिक्र किया, ठीक है, अपनी महरूमियों का जिक्र किया। और जब आप महरूमियों का जिक्र करते हो, अपनी तकलीफ़ें बताते हो, तो सामने वाले को अंदाज़ा होता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ये तकलीफ़ है, ठीक है, मेरे साथ ये भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है, ये भी तकलीफ़ है, ये बंदा मेरी तरह है। और मैं छुपाता था, ठीक है। अगेन छुपाने के बहुत सारे मकासद होते हैं। छुपाने का ये होता है कि यार मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यार मैं कोई मसला बता सकूं। खुदा ना खास्ता मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब है, मुझे अगर ज़रूरत है लोगों की ये बताने की, अक्सर व बेशतर मैं छुपाता था। अपने साथ कोई मसला है मेरे, मैं छुपाता था। मेंटल हेल्थ का तो कोई सीन ही नहीं था कि मैं बताऊं कि मेरे साथ ये चल रहा है। अब हुआ ये कि जब मैंने बताना शुरू किया अपने हवाले से, अपनी ज़िंदगी की महरूमियाँ, अपनी ज़िंदगी की तकालीफ़ मैंने बयान करना शुरू की, सो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हज़ारों लोग, सैकड़ों लोगों को मदद हुई, ठीक है। मैंने ये चीज़ फ़ील की जेन्युइनली, और मुझे इतनी खुशी हुई ये देखकर, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता जेन्युइनली, कि मैं अगर मसला बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है, या मेरे दादा के साथ डिमेंशिया का मसला है, तो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि यार हमारे साथ भी है दानियल भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना खुल की बात की और हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया, तकलीफ़ हमारी जो थी वो कम हो गई। कितनी बड़ी बात है, कितनी खूबसूरत बात है यार। मैं बहुत टाइम बाद मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, वही दूसरा नज़रिया है कि हाँ सही है, अटेंशन ले रहा है। मेरा नज़रिया ये है कि अगर मैं, क्योंकि मैं और मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, हम सब सेम हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी सिमिलर हैं। जब मैं बताता हूँ अपने मसला, तो मैं जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता कि किसकी तकलीफ़ कम कर दूँ, और इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं हो सकती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक बहुत ही खूबसूरत बात है, लेकिन एक बंदा जब अपनी तकलीफ़, वो वैसी तकलीफ़ में है, तो वो जब अपनी तकलीफ़ शेयर कर रहा है ना, तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल यही है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि पहला गट रिएक्शन ऑडियंस की तरफ से आता है ना। क्योंकि देखें, हम ऑडियंस को एक एक बंदा करके नहीं कैलकुलेट करते, हम ऑडियंस का एक एवरेज, तो पहला जो गट रिएक्शन आता है ना, वो ये आता है कि जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो तो बोलते हैं कि यार वेरी ब्रेव ऑफ यू वगैरह ये वो, लेकिन बाकी दूसरे लोग बोलते हैं कि अटेंशन चाहिए इसको, क्या नया पब्लिसिटी स्टंट है, हम क्या करें, या हर बात शेयर करने की होती है कि हमारे और दुख हैं, हम तुम्हारी क्यों परवाह करें, ये वो। तो मेरे साथ भी एक बहुत सिमिलर वाक़या हुआ कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ, और ना उसके अगले दिन मैंने देखा कि मेरे भाई ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है कि माय मदर पास्ट अवे और आप उनके लिए दुआ करें, ये वो। तो मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था मुनीब, तो मैंने मुनीब को बोला यार मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए क्या, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब लोग ऐसे ही RIP लिख देंगे, इन्ना लिल्ला लिख देंगे, विल दे एक्चुअली मीन इट? और मतलब आई वॉज कन्फ्यूज। एक तो वो स्टेट ऐसी होती है, दूसरा आई वॉज कन्फ्यूज कि यार कोई एक्चुअली दिल से दुआ मांगेगा कि यार इनकी अम्मी का इंतकाल हो गया, इनकी मगफिरत। तो मुनीब ने बोला नहीं यार, अगर 2 लोग भी मांगेंगे तो इट मेक्स अ डिफरेंस, तुम लिखो। तो मैंने फिर वो पोस्ट किया कि मेरी वालदा के लिए दुआ कीजिएगा, ये वो। तो लेकिन मुझे ना, मेरा गट रिएक्शन यही हो गया है कि आपने वनरेबिलिटीज़ की बात की, मेरी आप 10,000 वनरेबिलिटी मैं एक्सप्रेस करने को तैयार हूँ, नो वरीज एट ऑल। लेकिन उतना ही आई हैव बिकम सो प्रोटेक्टिव ऑफ माई फैमिली, माई वाइफ, द किड्स इन माई फैमिली, कि मैं ना बिल्कुल उसको प्राइवेट रखता हूँ। और आजकल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कभी कभी मजाक भी करता हूँ वाइफ से कि देख रही हो तुम्हारे साथ एक वीडियो और 2 मिलियन व्यूज़, ये हम करोड़ों का गेम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना, कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। तो ये सीन है। तो फॉरेन डॉलर का भी कन्वर्जन आ जाता है ना। इसी वजह से यही जो आजकल व्लॉगिंग का ट्रेंड है, डेली व्लॉगिंग का और फैमिली व्लॉगिंग का, जब मैं वो देखता हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि यार आई कैन नॉट डू दिस इन अ मिलियन ईयर्स। इन बच्चों को सलाम है, इनकी हिम्मत है, बहुत हिम्मत है, इनकी हिम्मत है, मैं कभी नहीं कर सकता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। वही वाली बात है कि
अपने महरूमियत तकालीफ तो दिखा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक पर्सनल लाइफ है, मैं अपनी बेगम के साथ व्लॉग बनाऊँ या अपने घर वालों के साथ बनाऊँ, फैमिली व्लॉगिंग करूँ, यस देयर इज़ अ रीज़न वो हिट होता है। बहुत सारी फैमिली जब देख रही होती हैं तो वो ही रिलेटेबल फैक्टर आता है। मेरी अम्मी जो है वो माँ सफदर को देख रही होती हैं, ठीक है, देयर इज़ अ रीज़न कि वो क्यों देख रही होती हैं, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि वो इस तरह से लेकर चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बैक इन द माइंड जिस तरह के पाकिस्तानी अवाम है माशाल्लाह से हमारी, जो कमेंट्स में गलाजत भरी हुई होती है और बकवास चल रही होती है, बदतमीज़ी चल रही होती है, और लिटरली जो प्रॉब्लम है ना सड़कों पे ख़वातीन के साथ, वही आपको कमेंट में मिलेगा। एग्जैक्टली वैसे ही मसला है। एंड देन हर चीज़ में बुराई, हर चीज़ में मसला, हर चीज़ में मसला, इस तरह के मज़ा आता है लोगों को कुछ लिखने में। और जितना मैंने नोटिस किया कि जितना लोगों का खाली, जिस बंदे का जितना खाली दिमाग है ना, उतनी ज़्यादा गाली देता है। मुझे आप बताएं, आप कि आपका भी सर्कल होगा, मेरा भी सर्कल है, मेरे सर्कल में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रैंडम वीडियोस पे जाके गालियाँ लिखता हो। तो ये हैं कौन लोग? मैं एक्चुअली किसी ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ। मैं बहुत मीटअप्स वगैरह पे मैं मिला हूँ। मुझे जानना है कि यार क्या आप बैठिए इधर और बताइए क्या सोच के आपने ये लिखा, और आप अगर वो बंदा आपके सामने होता, आपकी इतनी थप्पड़ होती कि आप उसको मुंह पे बोलो और तमीज़ से बोलो, जिस तरह, मतलब ये नहीं कि आप कोई उसको असॉल्ट करना शुरू कर दो। मैं कभी ऐसे किसी बंदे से नहीं मिला हूँ। मुझे जानना है, क्योंकि मैं ट्विटर खोलता हूँ, ट्विटर वालों को भी एक अलग ही सलाम है। रोज़ाना काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। प्लीज़ डोंट कैंसिल मी अगेन। लेकिन सलाम है आपकी स्टैमिना को। रोज़ाना किसी नए इशू पे लड़ रहे होते हैं, 10 20 30 रोज़ाना। देयर इज़ अ न्यू रीज़न दैट the same circle of people are fighting amongst each other. I'm actually waiting कि मेरा इंशाल्लाह वो टाइम बहुत करीब है कि मैं कैंसिल होने वाला हूँ ट्विटर पे। छोटे लेवल पर होऊंगा या बड़े लेवल पर होऊंगा, लेकिन हो जाऊंगा। जब तक कोई बंदा ट्विटर पे कैंसिल नहीं होना, मैं उसको फेमस नहीं मानता। कौन गुड है? बस आप दुआ करें जी। वो ना एक वो वेरिफिकेशन बैज है, असल वेरिफिकेशन बैज पाकिस्तानी सोसाइटी में ये है कि आप कैंसिल हो, फिर वो है राइजिंग फ्रॉम द एशेस। ये तो इस तरह से मैंने सोचा ही नहीं था। बस दुआ करें कि राइट विंग से कैंसिल ना हो। राइट विंग से कैंसिल है तो फिर जान का खतरा है। लेफ्ट विंग से हो या सेंटर वालों से हो तो फिर सही है। लेफ्ट विंग से करियर का खतरा है यार। नहीं, जो जितने लोगों को आज तक लेफ्ट विंग ने कैंसिल किया है, किसी एक बंदे का करियर ख़राब नहीं हुआ, गारंटीड। मैं चैलेंज है मेरा। हाँ, थोड़े दिन के लिए हुआ है, वो कुछ महीने के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। वो मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि हाँ, ये जो जान वाला सीन है ना, यहाँ से तो मैं बच जाऊँगा क्योंकि मैं निकला ही यहीं से हूँ। ठीक है, मैं आया यहाँ से तो मुझे पता है इनको डील किस तरह करना है। तो बड़े तमीज़ के साथ इनको डील किस तरह से करना है मैं अभी भी सीख रहा हूँ यार। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कॉन्वर्सेशन है यार। व्हाई आर यू सो गायब फ्रॉम यूट्यूब? Like genuinely asking as a content creator, because that's I completely understand. मैं ना देखें अभी थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ चीज़ को। हाँ, क्योंकि अब मैं कंसिस्टेंट हूँ तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। ठीक है, शदीद लेवल की कंसिस्टेंसी। और मैंने जब देखा कि तुमने एटलीस्ट 60 दिन तक रोज व्लॉग बनाया था। कितने दिन? हाउ मेनी डेज? इन द बिगिनिंग 30 days। उसके बाद हर ऑल्टरनेट डे कितने दिन? तकरीबन 3-4 महीने। 3-4 महीने। हम इसको कह सकते हैं कि यार एटलीस्ट 5 महीने तक या 4-5 महीने तक तुमने लग कर कॉन्टेंट बनाया था। अब जब तुम उस दौरानिए से गुजर चुके हो, ठीक है, तो अब तुम्हें एड्रेस पता है कि वहाँ पर मैं दोबारा किस तरह जा सकता हूँ। ठीक है, वही प्रोसेस का तुम्हें पता है तो तुम कर सकते हो। भाई क्यों नहीं कर रहे यार? एक मेरा ना थोड़ा सा दिल टूट गया है वो इस चीज़ से कि यूट्यूब हैज़ नो मेट्रिक ऑफ पेइंग अ क्रिएटर फॉर द टाइम ही इन्वेस्ट इन अ वीडियो, इफ दैट मेक सेंस। यूट्यूब, स्पेशली पाकिस्तानी यूट्यूब और हमारी ऑडियंस इस तरह की हो गई है कि, और एल्गोरिदम भी उसी को वैल्यू करता है, वो तो हर सारी वैल्यू उसी को करते हैं प्लेटफॉर्म, कि आप रेगुलर अपलोड करो, आप डेली अपलोड करो। मैं डेली अपलोड आज करना शुरू करूं, मेरा चैनल अभी 2 मिलियन हो जाएगा 4-5 महीने में। लेकिन मैं डेली क्या बनाऊं, और मैं दोबारा क्या उसी स्टेज में अपने आप को पहुंचा दूं कि मैं दोबारा एक वीडियो डालूं, आई क्विट अगेन। तो वो चीज़ ना मुझे थोड़ी परेशान करती है। अब मेरा गोल ये है, अब इसी में आपका जवाब ये है, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि आई एम लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट
sources of income. I'm trying to grow my Instagram, I'm trying to grow my TikTok, so opportunities come from there ताकि मैं YouTube पे अपनी मर्ज़ी का काम कर सकूं, क्योंकि मुझे ना डीप डाउन मेरे दिल में पता है कि मुझे अब मेरे जो YouTube आइडियाज़ हैं उसकी ऑडियंस बहुत नीश है और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक फ़ूड डॉक्यूमेंट्री बनानी है, बिरयानी के ऊपर ले लें आप. कराची की 5-6 बिरयानी पे मुझे उनकी बनाने वालों की कहानियाँ मुझे दुनिया को बतानी है. उसको बनाने में कम से कम बहुत, अगर हमने बस काम चलाने वाला काम किया, 2 हफ़्ते लगेंगे. मैं एक वीडियो में 2 हफ़्ते लगाऊं. मेरा चैनल भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो 2-3 लाख से लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे कंपेयर टू सेइंग येस टू वाइफ फॉर 24 आवर्स. तो उस चीज़ ने ना मतलब आई एम नॉट थ्रोइंग शेड एट एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ऑडियंस प्रेफरेंस. मैं किसी क्रिएटर को, मेरा रोज़ा है, मैं किसी क्रिएटर को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ. क्रिएटर का काम होता है वीडियो बनाना और पब्लिश दबाना, और एक पॉइंट पर मजबूरी भी हो जाती है. हाँ, हमारी जो देखने वाले हैं वो ऑडियंस. और एक मैं आपको बहुत तकलीफ दे बात बताऊं, जिसकी वजह से, जिसमें मैं अपनी बात वो करूँगा इख्तिताम, ये वाला पॉइंट, जिसकी वजह से मेरा दिल टूटा है. आप भी बहुत टाइम से यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, कई साल हो गए. आज तक आपने पाकिस्तानी यूट्यूब के टॉप 5 ट्रेंडिंग में कोई ऐसी वीडियो देखी है जो किसी पाकिस्तानी क्रिएटर ने बनाई हो और आपने देखा, आपने बोला ब्रो यार, द क्रिएटिविटी एंड द थॉट प्रोसेस एंड द एडिटिंग एंड द म्यूज़िक एंड द स्टोरी ब्रो अमेजिंग, फ़ैन हो गया? कोई याद आ रही है आपको जस्ट द टॉप ऑफ योर हेड? इवन कराची वाइंस की थी, लेकिन हम लोग सिर्फ तफरीहें करते थे उसके अंदर. कुछ बहुत ही कोई इन्फॉर्मेटिव काम नहीं था, ठीक है, कोई नेक्स्ट लेवल नहीं था. तो आई एग्री विद यू कि कोई ऐसी खूबसूरती, ऐसा मास्टरपीस, ऐसा खूबसूरत कंटेंट मैंने देखा हो, तो इसका मतलब ये है कि देखने वाले अभी भी कम है. और वो बढ़ रहा है, लेकिन इट्स अ स्लो प्रोसेस. तो इस बात का मैंने एक कड़वा घूंट मैंने पी लिया है कि जो चीज़ मुझे बनानी है उसके देखने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं. और वो मुझे यूट्यूब जब मैं खोलता हूँ, जो सामने फीड आती है, उससे अंदाज़ा हो जाता है. नहीं, ऐसे क्यों सोच रहे हो दिन ब दिन कम? मुझे लग रहा है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. कम होते जा रहे हैं क्योंकि कल्चर वही है ना. आप यूट्यूब साइन आउट करें और फिर आप यूट्यूब का होम पेज खोलें, 99% ऑफ द वीडियोज़ आर द काइंड ऑफ वीडियोज़ जो मैं नहीं बना सकता, या मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और उससे मैं बर्नआउट हो चुका हूँ, या मैं नहीं बना सकता हूँ, या फिर उसमें आपको अपनी फैमिली लानी पड़ेगी, वो मैं कंफर्टेबल हूँ नहीं. तो मेरे लिए यूट्यूब हैज़ सॉर्ट ऑफ बिकम अ डेड एंड. ये मैं पब्लिकली ऑन कैमरा एडमिट कर रहा हूँ. और जो चीज़ें भी मुझे बनानी है यूट्यूब पे, मुझे पता है कि उसकी ऑडियंस शायद ना हो, लेकिन वो मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए बनाऊँगा, लेकिन पेट पालना है, फैमिली है. तो आई एम लुकिंग फॉर alternate sources of income and I'm growing my Instagram and TikTok so that I can make income from there. That's my strategy. दिल तो सही टूटा बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अच्छी बात यह है, इसमें से एक पॉजिटिव बात यह है कि ऑडियंस ने खुले दिल के साथ मोबाइल से बनी हुई वीडियोस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया. अब किसी को कोई शिकायत नहीं है कि आपने फ़ोन से शूट किया है, इसकी ऑडियो ठीक नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी. पीपल आर वेरी कंफर्टेबल विद फ़ोन्स. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब जो बैरियर टू एंट्री हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं. मैं सर थोड़ा सा आखिरी में ना बात करना चाहता हूँ सिर्फ ब्रांडिंग के हवाले से. मर्च कैसी जा रही है यार? मुझे जो आपकी वो जो पूरी स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी बड़ी नेक्स्ट लेवल लगी है यार. हमारी मर्च लॉन्च करने का मेन गोल ये था कि ब्रांड पे इतना रिलाई करना लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं है. ब्रांड्स आज आपके साथ काम करेंगे, कल किसी नए के साथ काम करेंगे, तो बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो आप ओन करते हो. तो मैंने, मेरी बेगम ने मिलके बनाया सीन स्क्रू. वो शुरू में तो यही आइडिया था कि एक हमारी नई सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी, जो मास भी कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है इन मर्चेंटाइजिंग. सबको करनी चाहिए. हाँ. उसके बाद मैंने हमेशा हाइप वाला मॉडल रखा था. वो हाइप वाला मॉडल चला, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट इज़ वेरी प्राइस सेंसिटिव. तो मैं अब साल में 2-3 कलेक्शंस निकालता हूँ. मेरी बेगम डिज़ाइन करती है, मैं मार्केट करता हूँ. और आई थिंक मुझे वो उसको उतना ही रखना है. आई डोंट इंटेंड टू ग्रो इट, बिकॉज वेदर आई लाइक इट और नॉट, उसकी ग्रोथ अब इस चीज़ पे डिपेंड हो गई है कि मैं कितना एक्टिव हूँ, मुझे कितना एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा है. मैं अगर डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ और डायरेक्ट 30 दिन मैंने व्लॉगिंग की, 31वें दिन मैंने अपनी मर्च लॉन्च की,
तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा रादर देन पहले दिन अगर लॉन्च कर दी, क्योंकि एल्गोरिदम उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मैंने जिस मकसद के लिए खोला था कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो मेरे मुंह की वजह से ना चले, वो वही बन गई है। तो नाउ इट्स अ हॉबी, वी आर नॉट एक्टिवली ग्रोइंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक रीज़न ये भी है कि आपने उसके अंदर अपना तकिया कलाम का वर्ड इस्तेमाल किया, सीन्स क्रू। तो ये वर्ड जो है सीन्स, ये आपके पास से निकला है, इससे इरफान चुने जो कि जो है ना पर्सनैलिटी क्लियर दिखती है। तो हो सकता है इसकी भी एक बहुत बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो। और बहुत सारी वजूहत होती हैं। वो एक अभी साइड गिग है, साइड हसल है, मज़ा आता है हमें बहुत करने में, और द होल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, उसमें वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो अभी भी चल रहा है, लेकिन हम उसको ये नहीं, इस तरह एक्टिवली नहीं प्लान करते कि यार अगले 1 साल में हमने एक आउटलेट लेनी है, फिर अगले 2 साल में हमने लाहौर में खोलनी है, इस तरह का नहीं करते। बस वी आर हैप्पी विद द वे थिंग्स आर। लेकिन डिमांड तो बहुत है, क्योंकि ये इरफान ये तो आज पहन कर नहीं आया यार, वरना ये रोज़ पहन कर आता है। मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। और ये रोज़ पहन कर बैठा होता है, मुख्तलिफ किस्म की जो है ना हुडीज़, कभी टी शर्ट्स वगैरह वगैरह। और ये ऐसे बच्चे बहुत हैं, मैंने बहुत देखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि गेम अच्छा है, ठीक है, काम अच्छा है, मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत सॉलिड है। और जिस तरह तुमने ब्रांडिंग के ऊपर काम किया और जितना इम्प्लीमेंट किया उस अपने कंटेंट के अंदर अपनी लाइफ में, मैं अब जाकर ना लिटरली अब रिसेंटली मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू की कि यार ये तो बहुत ही डेप्थ में चल रही है। आई डोंट नो कि तुम जेन्युइनली डेप्थ में जाकर जाने का सोच रहे थे या नहीं सोच रहे। फॉर एग्जांपल तुम ये जो अंगूठी पहने हुए हो, अब तुमने अंगूठी तो पहनी हुई है, लेकिन वो एक तरह से ब्रांड बना हुआ है भाई, क्योंकि तुम्हें तो ज़ाहिर है पता होगा। लेकिन वो देख उसने भी पहनी हुई है। मैं इसको क्या लंबी करता, फोन पे स्टिकर लगा हुआ है सीन्स का। दरिया कूजे में बंद हो चुका है, दरिया कूजे में बंद हो गया। यहाँ भक्त हैं तुम्हारे भाई, यहीं बैठे हुए, यहीं एजेंट, मेरे ऑफिस में एजेंट बैठे हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, दिस इज एन अमेजिंग थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये चीज़ ना मैंने काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ किया, और ये तब मैंने रियलाइज़ की जब मैंने अली अब्दाल को देखना शुरू किया, बहुत ज़्यादा देखना शुरू किया। then मैंने उससे मुलाकातें की और मैंने उससे 10,000 किस्म के सवाल किए। मैं बोला यार मुझे अपना सारी चीज़ अनलर्न करनी है कंटेंट क्रिएशन के वाले में, ज़रा नई दिशा में जाएंगे। और नई दिशा में सीखने को बड़ा मौका मिला, और अभी इस कॉन्वर्जेशन से ही मुझे बड़ी सीखने की अभी इस कॉन्वर्सेशन से भी काफ़ी ज़्यादा सीखने का मौका मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने गुफ्तगू की है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ डू यू से दिस? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस सर, जल्द मुलाकात होगी आपसे दोबारा, ठीक है। और आई होप कि वो बिरयानी वाली डॉक्यूमेंट्री आप बनाओ, और इफ़ यू नीड माई हेल्प, मैं तो मुझे थैंक यू वेरी मच। हमारी जो पहले बात हो रही थी उसी से मतलब मुझे आइडिया आया कि आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन, और आई लव टू प्रेजेंट इट, क्योंकि मेरा भी यही इंटरेस्ट है। और जब भी मैंने बनाई है इस तरह की कोई चीज़, 2 ही बनाई हैं अभी तो फ़िलहाल यूट्यूब के लिए, तो उस पर मुझे दिल से खुशी हुई है जिस तरह का फ़ीडबैक आया। कोई ज़्यादा ख़ास व्यूज़ नहीं आए, लेकिन जिस तरह का फ़ीडबैक आया ना वो दिल पे लगा, तो मज़ा आता है, एक फुलफिलमेंट फ़ील होती है। रादर देन ऐसी चीज़ आप बनाएं जिसमें आपका दिल ना हो और 2 मिलियन व्यूज़ आ जाएं, पैसे आएंगे, खर्च हो जाएंगे, लेकिन जो ये फीलिंग है कि यार आई मेड दिस, आई एम प्राउड ऑफ इट, 2 साल हो गए, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ इट, वो फीलिंग आपके साथ रहेगी। मैं लिटरली इसी तरह की वीडियो कुछ बनाना चाह रहा हूँ, कुछ बड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की खूबसूरती अब रियलाइज़ हुआ है कि खूबसूरती ये है कि यार मैं बाहर भी कहीं से किसी से मिलूंगा, दिखाऊंगा यार ये मेरा काम है, ठीक है, ये फूड व्लॉग बनाया था, ये नहीं क्योंकि 10 बनाए 100 बनाए, ये नहीं, ये मेरा काम है, ये देखें। तो वो इसमें कोई शक नहीं है। सर सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अरे बड़ा मज़ा आया, आप आए यार। वेरी रेयर पॉडकास्ट जहाँ पे आपने इस तरह सवाल फ्रेम नहीं किए कि आपको शुरू की 5-6 क्लिप मिल जाएं कंट्रोवर्शियल, ताकि उसको शुरू में लगाएं, विच इज़ वेरी कॉमन एंड आई हेट इट, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी इंगेजिंग कॉन्वर्सेशन, आई हैड अ ग्रेट टाइम। सी मुझे मैंने जब पॉडकास्ट शुरू किया था ना, बड़ा अच्छा पॉइंट छेड़ा यार। मुझे पॉडकास्टिंग के पाकिस्तानी पॉडकास्टिंग फॉर्मेट से सिर्फ एक शिकायत है भाई, सिर्फ एक शिकायत है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, हम दोस्त नहीं हैं टेक्निकली स्पीकिंग, वी आर एक्वेंटेंसेस, या सलाम दुआ है हमारी। हाँ, सही है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, आपने मुझसे प्रोफेशनल डिस्कशन की, यूट्यूब, ब्रांडिंग, कल्चर, आई लव्ड इट। नाउ एट द सेम टाइम इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। आप मुझसे पूछें कि यार वो जो आपका फड्डा हुआ था, और मतलब टू गिव यू एन एग्जांपल, आपकी वालदा का इंतकाल हुआ,
वो आपने कैसे fucking यार। मैं ये दिल में सोचूं कि ब्रो तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुमने मुझे मुरव्वत में एक टेक्स्ट कर दिया, और अभी जब कैमरास चल रहे हैं एंड दिस इज़ मोनेटाइज्ड, तो नाउ यू रिमेंबर कि यार हाँ आपकी मैं इसके बारे में बात करता हूँ, ये आपका ट्रॉमा डिस्कस, जो ट्रॉमा मैंने डिस्कस नहीं किया वो मैं आपकी पॉडकास्ट पे डिस्कस करूँ, नोइंग दैट दिस इज़ मोनेटाइज्ड। मैं आपको एक बात तो बताता हूँ, ये चीज़ मुझे ना बहुत अपसेट मैंने ये चीज़ ना बहुत पहले रियलाइज़ की थी जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था। मैंने बोला यार मैं जिस गेस्ट को भी बुलाऊंगा, चाहे मेरा दोस्त हो या ना हो, मुझे उसके ऊपर देखो, हर चीज़ के पीछे ना नियत होती है, ठीक है, बैक इन द माइंड नियत चल रही होती है कि यार आपकी नियत अटैक करने की है या नहीं। अब अटैक आप 10 दूसरे तरीके से करो, इनडायरेक्ट अटैक करो, ये वो आपको आप निकालो उसके अंदर से उस तरह की कंट्रोवर्सी है। मैंने बोला यार ये नहीं होनी चाहिए। अगर मैं अपनी नियत ठीक कर लूँगा ना, तो अल्लाह ऐसी गुफ्तगू करा देगा कि उसमें से बेहतरीन किस्म की बातें निकल आएंगी। मुझे सीखने को मिलेगा, और 10,000 लोगों को, 1 लाख लोगों को सीखने को मिलेगा। और ये जेन्युइनली मैंने सोचा था, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि ये कल्चर आ गया है, और ये फिर वो चल रहा है कि यार आप जो है ना जानबूझ के आप किसी ये के कल्चर अंदर, वो है, सॉरी टू कट यू ऑफ, कि आप आओ बैठो और अब मैं बॉलिंग कराऊंगा और आप डिफेंड करो, यहाँ से बोलूँगा इन स्विंगर और ये, और आपको डिफेंड करना है, कैमरे चल रहे हैं, क्लिप हमारे पास आ जाएगी। तो वो जो दिस इज़ नॉट अ पॉडकास्ट, वो फिर बस एक इंटरव्यू टाइप की कोई चीज़ है, पॉडकास्ट नहीं है वो। जैसे ये हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, मैं ये 10 लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि यार मैं अब तुम्हें दोबारा समझाऊँ, इससे अच्छा ये है तुम ये पॉडकास्ट देख लो। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत कम पॉडकास्ट में आप जनरली बोल सकते हैं। तो आई हैड अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच। लव दिस ओपिनियन एंड लव दिस फीडबैक फ्रॉम यू। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।